मेहनत की आग में जो तपता है वही इंसान सफल बनकर चमकता है। नमस्कार, मैं ज्ञान प्रकाश। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। मैं आज फिर से उपस्थित हो गया हूँ एक नई वीडियो के साथ। आज हम साइंस के चैप्टर फर्स्ट हमारे आसपास के पदार्थ को खत्म करने वाले हैं, जिसमें कुछ लास्ट के पॉइंट बचे थे। हम उन्हीं को आज कवर करेंगे। तो बिना देरी किए हुए हम सीधे पॉइंट पर आते हैं। हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था हिमीकरण और हिमांक, जो कि हिमीकरण और हिमांक। उसके बाद हमारी अगली हेडिंग होने वाली है क्वथनांक, क्वथन एवं क्वथनांक। ये होगी हमारी हेडिंग क्वथन एवं क्वथनांक। तो इसमें लिखिएगा किसी द्रव का गैस में बदलना ही क्वथन कहलाता है। किसी द्रव का गैस में बदलना ही क्वथन कहलाता है। देखिए, बहुत ज्यादा किताबी भाषा में नहीं लिखना है। हम लिखेंगे उतना ही जितना हमारे समझ में आए और जितना हमारे पेपर में आए। ठीक है, तो ये रहेगा किसी द्रव का गैस में बदलना ही क्या कहलाता है, क्वथन। और बात करेंगे क्वथनांक की, तो क्वथनांक इस प्रकार होगा कि जिस ताप पर ये क्वथन क्रिया होती है, जिस ताप पर क्वथन क्रिया होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, क्वथनांक। उसी को क्वथनांक कहते हैं। जिस ताप पर क्वथन क्रिया होती है उसी को हम बोलते हैं क्वथनांक। ठीक है, ये दोनों पॉइंट्स हो गए। एक बार फिर से समझिएगा कि क्वथन क्या होता है। तो क्वथन होता है किसी द्रव का गैस में बदलना ही क्या कहलाता है, क्वथन। किसी भी द्रव का गैस में चेंज हो जाना, गैस में बदलना ही क्या कहलाता है, क्वथन। और बात करेंगे क्वथनांक की, तो क्वथनांक इस प्रकार है, जिस ताप पर क्वथन क्रिया होती है, जिस ताप पर क्वथन क्रिया होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, क्वथनांक। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट्स हैं, इनको आप उतारिए। इसके बाद हमारी अगली हेडिंग होने वाली है ऊर्ध्वपातन। इसके बाद हमारी अगली हेडिंग होने वाली है ऊर्ध्वपातन। अगली हेडिंग हमारी होने वाली है ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन। देखिए, 2-3 दिन से वीडियो नहीं आ पा रहा था, तो थोड़ा सा लाइट की प्रॉब्लम थी, इसलिए वीडियो मैं नहीं बना पा रहा था। लेकिन अब प्रॉपर तरीके से वीडियो आएगी और आप लोग बने रहिएगा यूट्यूब चैनल के साथ, ताकि आपको अपने नोट्स कंप्लीट करने में और पढ़ने में कोई भी समस्या ना हो। ठीक है, तो हम देखेंगे ऊर्ध्वपातन। देखिए, समझिएगा कि कुछ ठोस देखिए है इस प्रकार की, जैसे हमें पता है ठोस क्या होता है, तो लेकिन कुछ ठोस ऐसे होते हैं कि जिनको अगर हम गर्म करेंगे तो वो द्रव में नहीं चेंज होंगे, वो सीधे गैस में चेंज हो जाएंगे। वैसे नॉर्मली हमने देखा होगा कि अगर हम ठोस को अगर गर्म करते हैं या उष्मा देते हैं तो वो पहले लिक्विड में चेंज होता है, उसके बाद अगर ज्यादा हीट करेंगे तब वो गैस में चेंज हो जाएगा। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, कुछ ठोस जो होते हैं वो ऐसे होते हैं कि अगर उनको हम हीट देंगे, उनको गर्म करेंगे या उनको किसी भी ताप पर रखेंगे तो वो द्रव में नहीं चेंज होंगे, सीधे गैस में चेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो वही लिखना है हमें कि कुछ ठोस ऐसे भी होते हैं जो द्रव में चेंज हुए बिना सीधे गैस में चेंज हो जाते हैं। ठीक है, कुछ ठोस ऐसे भी होते हैं कि जिनको अगर हम ताप देंगे या जिनको गर्म करेंगे तो वो लिक्विड में नहीं चेंज होंगे, यानी कि द्रव में नहीं चेंज होंगे, सीधे वो गैस में चेंज हो जाएंगे। उन्हीं को हम कहते हैं ऊर्ध्वपातज, और इस पूरी अभिक्रिया को हम कहते हैं ऊर्ध्वपातन। ठीक है, तो लिखिएगा
कुछ ठोस ऐसे भी होते हैं 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 जिन्हें गर्म करने पर वो द्रव में परिवर्तित हुए बिना सीधे गैस अवस्था में चेंज हो जाते हैं सीधे गैस अवस्था बदल जाते हैं उन्हें ऊर्ध्वपातज कहते हैं उन्हें ऊर्ध्वपातज कहते हैं। ये हमने अभी लिखा है कि ऊर्ध्वपातज क्या होते हैं। देखो, कुछ ठोस ऐसे भी होते हैं जिन्हें गर्म करने पर वो द्रव में परिवर्तित हुए बिना सीधे गैस अवस्था में बदल जाते हैं, उन्हें हम ऊर्ध्वपातज कहते हैं। और ऊर्ध्वपातन क्या होता है, आप लिखिएगा कि ठोस के गैस में बदलने की ठोस के, यहाँ पे लिखिएगा सीधे गैस में बदलने की क्रिया को, ठोस के सीधे गैस में बदलने की क्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ऊर्ध्वपातन ठीक, जैसे कपूर हो गया, नैफ्थलीन हो गया, कपूर नैफ्थलीन आदि। ठीक है, समझिएगा आप। हमने लिखवा दिया कि ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं। तो लिखा हुआ है कुछ ठोस ऐसे भी होते हैं जिन्हें गर्म करने पर वो द्रव में परिवर्तित हुए बिना सीधे गैस में चेंज हो जाते हैं, उनको तो हम कहते हैं ऊर्ध्वपातज। ये हम ऊर्ध्वपातज की बात कर रहे हैं कि कुछ ठोस ऐसे होते हैं जिनको अगर हम गर्म करेंगे तो पहले वो लिक्विड फॉर्म में नहीं चेंज होंगे, वो डायरेक्ट गैस में चेंज हो जाएंगे, उनको तुम कहेंगे ऊर्ध्वपातज। लेकिन ऊर्ध्वपातन क्रिया क्या होती है, तो जो ठोस होते हैं ठोस के सीधे गैस में बदलने की क्रिया को, कोई ठोस है वो सीधे गैस में चेंज हो गया, तो जो ठोस है उसको सीधे गैस में चेंज होने की इस पूरी क्रिया को हम क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन। और उदाहरण में देखेंगे जैसे कपूर, नैफ्थलीन आदि। आपने देखा होगा अक्सर पूजा वगैरह में कि जो कपूर जलता है, कपूर जलाया जाता है तो वो अगर उसको जलाते हैं तो वो जलता रहता है, लेकिन आपने कहीं देखा है कि कपूर पहले लिक्विड में चेंज होता है? नहीं ना, जलते जलते वो खत्म हो जाता है। कहने का मतलब कपूर ठोस है, वो जलते जलते सीधे गैस में चेंज हो जाता है और द्रव में नहीं चेंज होता है, वही होता है ऊर्ध्वपातन। ठीक है, तो ये रहा हमारा ऊर्ध्वपातन और ऊर्ध्वपातज की पूरी हेडिंग और नोट्स, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। इसके बाद हमारी अगली हेडिंग और अगली और लास्ट हेडिंग होने वाली है वाष्पीकरण। इस लेसन की ये हमारी लास्ट हेडिंग होगी, वाष्पीकरण। वाष्पीकरण इस लेसन की हमारी लास्ट हेडिंग है वाष्पीकरण। वाष्पीकरण वाष्पीकरण लिखेंगे
क्वथनांक से कम ताप पर, क्वथनांक से कम ताप पर द्रव का वाष्प में बदलना, वाष्पीकरण भाषा है। तो इसमें लिखना है उसके बाद कि वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक, वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक, तो ये होगा कि सतह का क्षेत्र, सतह का क्षेत्र, दूसरा होगा तापमान, तीसरा होगा आर्द्रता और चौथा होगा वायु की गति। पूरी बात समझिएगा। हमारी लास्ट हेडिंग है ये चैप्टर की, वाष्पीकरण। ठीक, वाष्पीकरण क्या होता है? क्वथनांक से कम ताप पर, हमने पीछे पढ़ा है कि क्वथनांक किसे कहते हैं, तो वो आप लोग जानिएगा और याद करिएगा। तो ये है कि क्वथनांक से कम ताप पर, मतलब जितना क्वथनांक में ताप होता है उससे कम ताप पर द्रव का वाष्प में चेंज हो जाना। कोई भी द्रव है वो वाष्प में चेंज हो जाएगा, लेकिन क्वथनांक से कम ताप पर, क्वथनांक से कम ताप पर द्रव का वाष्प में बदलना ही क्या कहलाता है? वाष्पीकरण। क्वथनांक से कम ताप पर द्रव का वाष्प में चेंज होना ही क्या कहलाता है? वाष्पीकरण। अब इसके बाद आता है कि वाष्पीकरण कौन कौन से कारक से होता है, यानी कि जो वाष्पीकरण होता है उसको कौन कौन से कारक प्रभावित कर सकते हैं। तो यही उसके बाद पॉइंट में लिखना है कि वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक। तो पहला कारक होगा सतह का क्षेत्र। जैसा आप लोग जानते हैं कि अगर हम छत पे कपड़ा फैलाएं तो कपड़े को अगर इकट्ठा करके रखेंगे, ठीक है, कपड़े को इकट्ठा करके रखेंगे तो वो सूखेगा नहीं। क्यों? क्योंकि वो कपड़ा गीली अवस्था में है, और गीली अवस्था में है तो उसके अंदर द्रव है यानी कि पानी है। जब कपड़े को फैला के रखेंगे हम तो जल्दी सूखेगा। इससे समझने की बात यह है कि सतह का क्षेत्र मतलब जहां पे भी द्रव है उस सतह का हम जितना क्षेत्र बढ़ाएंगे वाष्पीकरण जो है उतनी ही तेज होगा। ठीक, उसके बाद दूसरा है तापमान। जैसे आपने देखा होगा गर्मियों के मौसम में कपड़े जल्दी सूखते हैं, लेकिन ठंडी में नहीं सूखता है। तो इससे ये पता चला कि वाष्पीकरण होने में तापमान का भी बहुत बड़ा महत्व है। ठीक है, उसके बाद तीसरा है आर्द्रता। आर्द्रता मतलब होता है गर्मी। जैसे अभी गर्मी के मौसम में आर्द्रता बहुत रहती है ना, वातावरण आर्द्र रहता है, एकदम गर्म रहता है। तो जितनी आर्द्रता होगी वाष्पीकरण भी उतना ही ज्यादा होगा। ठीक, उसके बाद चौथा कारक है वायु की गति। जैसे कभी कभी जो है ठंडियों में धूप नहीं निकलती है, तो ऐसा अक्सर होता है कि अगर हवा चल रही हो तो कपड़ा फैला तो सूख जाता है। क्यों? क्योंकि वहां पे वायु की उपस्थिति है और वायु अपनी गति में है। तो वायु की गति जितनी भी तेज होगी वाष्पीकरण भी उतनी ही जल्दी होगा और हमारा कपड़ा भी जल्दी सूख जाता है। आप लोग देखते हैं कि मतलब हवा अगर चल रही है ठीक ठाक तो कपड़ा अगर फैला दिए तो अगर वायु की गति है तो सूख जाएगा। तो इसीलिए वो वाष्पीकरण का ही महत्व है कि ये चारों कारक अगर होंगे तो हमारा वाष्पीकरण अच्छे तरीके से और जल्दी होगा। ठीक है, तो ये रहा लास्ट पॉइंट और लास्ट हेडिंग। इसी के साथ हमारे आसपास के पदार्थ लेसन खत्म। इसके बाद अब हम अगली वीडियो में उपस्थित होंगे जिसमें हम साइंस क्लास 9th का चैप्टर 2 पढ़ेंगे कि क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। सेकंड चैप्टर का नाम होने वाला है क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। ठीक है, तो बने रहिएगा हमारे साथ। अगली वीडियो में मिलते हैं अगले लेसन के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी कर दें ताकि आपके सहपाठियों को पढ़ने में मदद मिल सके। धन्यवाद।